गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसका पहला भाग में डाल चुका हूँ। अब पढ़ते हैं दूसरे भाग में। दूसरे भाग में हम पढ़ते हैं कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसे कहते हैं। तो आइए चलो पढ़ते हैं। देखो, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किसी चालक द्रव से, कोई भी चालक द्रव है, ठीक है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब भी किसी चालक द्रव से या द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तब क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। हम लोगों ने देखा था कि जो द्रव है ये भी विद्युत का चालन करते हैं और उस द्रव को जो विद्युत का चालन करते हैं उसे अधिक चालक बनाने के लिए क्या करते हैं? या तो नींबू का रस मिलाते हैं या उसमें नमक डालते हैं। तो जब किसी भी द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या किसी भी द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे ही विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। देखो, इसके लिए क्या करते हैं हम? इसके प्रयोग के लिए हम दो बेकार सेलों से कार्बन की छड़ निकाल लेते हैं। इसके प्रयोग के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कि जो बेकार सेल है हमारे पास में, या आप लोगों ने सेल देखे होंगे, बेकार हो जाते तो उनके बीच में एक कार्बन की छड़ होती है ब्लैक ब्लैक से, उसको निकाल लेते हैं तथा इस धातु की, इसकी धातु की टोपी पर, जो इसके ऊपर धातु की टोपी होती है, उस पर तार लपेटकर इन्हें एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दो छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके लिए क्या करोगे? फिर से देखते हैं। देखो कि इसके प्रयोग के लिए हम दो सेल लेते हैं, ठीक है, दो सेल ले लिए। दो सेल लेने के बाद उनको क्या करते हैं? उनके अंदर से कार्बन की छड़ निकालते हैं और जब हम कार्बन की उन दो छड़ों को निकाल लेते हैं तो उनके ऊपर धातु की टोपी लगी होती है। क्या लगी होती है? धातु की टोपी लगी होती है। इस धातु की टोपी पर हम तांबे के तार लपेट देते हैं और उन दोनों तांबे के तारों को एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दो छड़, जो धातु की, सॉरी, जो छड़ थी कार्बन की, उनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब एक प्रयोग करते हैं कि कैसे रासायनिक प्रभाव होता है या नहीं होता। प्रयोग के लिए हम क्या लेंगे? एक कांच का जार लेंगे। क्या लेंगे? कांच का जार ले लिया, ठीक है, उसे जल से पूरा भर लेंगे। क्या कर लेंगे? उस जार को जल से पूरा भर लेते हैं और इसके जल को अधिक चालक बनाने के लिए जो जार था, ये जैसे मैंने ये जार ले लिया, ठीक है, ये मैंने जार ले लिया और इस जार को मैंने क्या भर लिया? पूरा का पूरा पानी से भर लिया, ठीक है। पानी से भरने के बाद ये जो जल है इसको अधिक चालक बनाने के लिए हम इसमें क्या मिला देते हैं? नमक या नींबू का रस मिला देते हैं, या तो इसमें नमक मिला देते हैं या नींबू का रस मिला देते हैं। अब इस विलयन में जो नींबू का और या नमक का विलयन हो गया, ठीक है, इस विलयन में जो हमने इलेक्ट्रोड ली थी, जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड ली थी बैटरी से जुड़ी हुई, इन इलेक्ट्रोडों को डुबोते हैं। ये जो बैटरी है, ये बैटरी देख रहे हो आप, इससे जुड़ी हुई ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड। ये दोनों की दोनों क्या है? इलेक्ट्रोड हैं और इनके ऊपर ये धातु की टोपी, ठीक है, इसको हम इसमें डुबो देते हैं। डुबोने के बाद देखो क्या होता है। यह ध्यान रखना होगा कि डुबोने के बाद या डुबोते समय में यह ध्यान रखना होगा कि कार्बन की छड़ों की जो धातु की टोपी होती है, ये वाली कार्बन की छड़ों की ये धातु की टोपी होती है, ये जल से बाहर रहे। इसको कहाँ रखना है हमको? जल से बाहर। जैसा कि मैंने इस मग से या फिर जार से बाहर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से रखना है। अब कुछ समय के बाद हम देखते हैं, कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोडों पर बुलबुले बनते दिखाई देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड हैं इन पर बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर ऐसे बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं। विलयन में हो रहे इस बदलाव को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इस प्रयोग के द्वारा जो ये आपका धनात्मक टर्मिनल है, कौन सा? ये धनात्मक जो छड़, धनात्मक सिरा है, इस पर तो ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं। कौन सी गैस के बुलबुले बनते हैं? ऑक्सीजन के। और ये जो आपका ऋणात्मक सिरा है, कौन सा सिरा? ऋणात्मक, इस पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं।
बात समझ में आई? किसके धनात्मक सिरे पर तो ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं और ऋणात्मक सिरे पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन के बुलबुले हैं या हाइड्रोजन के बुलबुले हैं? कि धनात्मक सिरे की ओर तो ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं और ऋणात्मक सिरे पर हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं। तो इसके प्रयोग के लिए कुछ नहीं करना, बस एक मोमबत्ती लेनी है, उसको जलाना है और जलाने के बाद जो ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो उसके पास हम उस मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती को ले जाते हैं, तब चढ़ या फटफट की ध्वनि के साथ ये गैस जलती हुई मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी हो गई? हाइड्रोजन गैस। और अगर इधर लेकर आते हैं तो मोमबत्ती अधिक तेजी से जलने लगती है, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस होती है। आगे देखो क्या पढ़ते हैं, इससे विद्युत धारा के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। ये जो प्रयोग है इससे निम्न विद्युत धारा के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बनते हैं, जैसा कि मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोड पर क्या बनते हैं? गैस के बुलबुले। विद्युत लेपन में भी इस प्रयोग का उपयोग किया जाता है। विद्युत लेपन में भी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है और विलयन का रंग भी परिवर्तन हो सकता है। तो एक बार वापस देखते हैं, देखो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। किसी द्रव से विद्युत प्रवाहित करने पर क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके प्रयोग के लिए दो बेकार सेलों से कार्बन की छड़ निकाल लेते हैं तथा इसकी धातु की टोपी पर तांबे के तार लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इन्हें एक बैटरी से जोड़ देते हैं। इन दो छड़ों को, जो ये हमने छड़ निकाली थी कार्बन की, इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके लिए अब प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग क्या करोगे? देखो प्रश्न ऐसे पूछता है यहाँ से कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को समझाई, उदाहरण सहित समझाइए या प्रयोग द्वारा समझाइए। तो ये हो गया कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? किसी चालक द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इसके प्रयोग के लिए हम दो बेकार सेलों से कार्बन की छड़ निकाल लेते हैं तथा इनकी धातु की टोपी पर तांबे के तार लपेट देते हैं। इन्हें एक बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने के बाद ये जो दो कार्बन की छड़ है उन्हें क्या कहते हैं? हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखो आगे लिखेंगे कि इसके लिए हम कांच का एक जार लेते हैं, ठीक है। जार लेकर उसको जल से पूरा भर लेते हैं। इस जल को अधिक चालक बनाने के लिए इसमें नमक या नींबू का रस मिलाते हैं। अब इस विलयन में जो हमने बैटरी से जोड़ी हुई इलेक्ट्रोड थी उसको डुबो देते हैं। बस ध्यान ये रखना होगा कि कार्बन की जो छड़ की धातु की टोपी है वो जल से बाहर रहनी चाहिए, अर्थात ये वाला हिस्सा जल से बाहर रहना चाहिए। आगे देखो, अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड थी इन पर हमें बुलबुले उठते दिखाई देते हैं। विलयन में हो रहे इस बदलाव, अर्थात जो बुलबुले उठ रहे हैं, इस बदलाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। इससे विद्युत धारा के निम्न प्रभाव हो सकते हैं। पहला तो ये कि गैस के बुलबुले बनते हैं, दूसरा ये विद्युत लेपन भी होता है, तीसरा ये कि विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना लो इसके। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं एक और विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखो अब की बार हम, पहले हमने क्या लिया था? जल लिया था। अब की बार एक आलू लेते हैं। क्या लेते हैं? आलू। की फलों में भी विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं। इसके लिए हम आलू लेते हैं कि आलू पर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव किस तरीके से होता है। कि विद्युत धारा आलू में रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके लिए हम एक आलू लेते हैं, इसे दो बराबर भागों में बांट लेते हैं या दो बराबर भागों में काट लेते हैं तथा इसके एक भाग में बैटरी से जुड़ी हुई कार्बन के छड़ों को या फिर जो जुड़े बैटरी से जुड़े हुए जो तार है उनको सीधे ही आलू में लगा देते हैं। तो लगाने के बाद हम देखते हैं कुछ समय बाद कि जो बैटरी का धनात्मक टर्मिनल होता है उस और आलू के चारों तरफ का जो भाग है नीला पड़ जाता है।
कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। देखो देखते हैं, ये बैटरी से जुड़ा हुआ कोई तार है, ठीक है। इस तार को हम जब ये आलू है, क्या है, आलू, इस आलू में लगाते हैं तो ये धनात्मक टर्मिनल का और ये वाला सिरा है, इसके चारों तरफ कौन सा रंग हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। इसे क्या कहते हैं कि आलू में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। अब पढ़ते हैं विद्युत लेपन। क्या पढ़ते हैं, विद्युत लेपन। तो देखो विद्युत लेपन क्या होता है कि विद्युत के द्वारा किसी धातु पर, विद्युत के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। तो देखो विद्युत के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आइए इसे प्रयोग के द्वारा करके देखते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया है, इसको प्रयोग द्वारा करके देखते हैं। आप इसके नोट्स बनाओ। देखो हमने पढ़ा था विद्युत लेपन। तो विद्युत लेपन क्या होता है कि विद्युत के द्वारा किसी धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। करके देखते हैं। इसके लिए तांबे की दो प्लेटें लेते हैं। क्या लेते हैं, तांबे की दो प्लेटें लेते हैं और इन्हें एक बैटरी के टर्मिनलों से संयोजित कर लेते हैं। दो तांबे की प्लेट लेनी, ठीक है, इनको बैटरी से संयोजित कर लेना है। बैटरी से संयोजित करने के बाद एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर इन तांबे की प्लेटों को डुबोने पर हम देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले तांबे की दो प्लेटें लेते हैं, ठीक है। तांबे की दो प्लेटें लेकर इसे बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कर लेते हैं। एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर इन तांबे की प्लेटों को उसमें डुबो देते हैं। डुबोने पर हम देखते हैं कि जब इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो कॉपर सल्फेट है या कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन किस किस में टूट जाता है, कॉपर में और सल्फेट में टूट जाता है। जो स्वतंत्र कॉपर है ये ऋण टर्मिनल से जुड़े तांबे की प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है और धन टर्मिनल से जुड़ी तांबे की प्लेट से उतनी ही मात्रा में कॉपर उस विलयन में मिल जाता है। यह प्रक्रिया चलती है। लगभग 15 मिनट बाद जब हम इलेक्ट्रोड को बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर स्थानांतरित हो जाता है। यही क्या है, विद्युत लेपन है। देखो इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। क्या लेते हैं, सबसे पहले देखो ये मैंने दो क्या ले ली, तांबे की प्लेट, ठीक है। दो तांबे की प्लेटें ले ली, इसको एक बैटरी से संयोजित कर दी। देखो ये तांबे की प्लेट हैं दो, इस इन दोनों तांबे की प्लेटों को किससे संयोजित कर दी, बैटरी से, ठीक है। बैटरी से संयोजित करने पर हम क्या देखते हैं कि एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं कि बीकर लेते हैं और उस बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। ये जो विलयन देख रहे हो ना, ये किसका विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया। अब इन तांबे की प्लेटों को जब हम इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तब डुबोने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है ये कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। किस किस में टूट जाता है, कॉपर और सल्फेट में टूट जाता है। अर्थात इस कॉपर सल्फेट से, किससे, कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से जो कॉपर है ये और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग होने के बाद में जो ये स्वतंत्र कॉपर है, कौन सा, स्वतंत्र कॉपर, ये ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी हुई प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है। इस विलयन से जो कॉपर निकलेगा ये इस पर चला जाता है, ठीक है। कॉपर इस ऋणात्मक टर्मिनल की से जुड़ी हुई प्लेट पर निक्षेपित हो जाता है तथा इस धनात्मक टर्मिनल से, धन टर्मिनल से जुड़ी प्लेट से उतनी ही मात्रा में, कितनी मात्रा में, जितनी मात्रा में इस विलयन से कॉपर इस पर गया था उतनी ही मात्रा में इस विलयन से, उतनी ही मात्रा में इस तांबे की प्लेट से, किससे, इस तांबे की प्लेट से कॉपर इस विलयन में मिल जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब 10-15 मिनट बाद में हम इन दोनों तांबे की प्लेटों को बाहर निकालते हैं
और हम देखते हैं कि जो ये इलेक्ट्रोड है इस पर कौन सा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड से कॉपर इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है या स्थानांतरित हो जाता है, यही क्या कहलाती है, विद्युत लेपन प्रक्रिया कहलाती है। इसके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, देखो विद्युत लेपन प्रक्रिया के क्या क्या उपयोग होते हैं। जैसे सस्ती धातुओं के आभूषण बनाए जाते हैं, इस पर चांदी सोने की परत का चढ़ना, देखो आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी व सोने की परत का चढ़ाना, ठीक है। कोई भी एक धातु है जो सस्ती है, उसका आभूषण बना लिया और उस पर चांदी या सोने की परत चढ़ा दी, जिससे कि वो महंगी लगने लगे। इसके अलावा देखो क्रोमियम में एक धातु है, ये चमकदार होती है, बहुत चमकीली होती है और इसका गुण यह है कि ये कभी भी संक्षारित नहीं होती, अर्थात इसमें कभी जंग नहीं लगती। इसीलिए आप देखते हो कि क्रोमियम धातु का उपयोग अन्य वस्तु जैसे हमारे स्नान घर की जो टोटी होती है या फिर स्नान जहां पर हम स्नान करते हैं वो टोटियां होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, अन्य धातु की, लेकिन उनके ऊपर एक सफेद चमकदार परत होती है, वो किसकी होती है, क्रोमियम की। इसके अलावा साइकिल का जो हैंडल है इस पर क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है, पहिए की जो रिम है इस पर क्रोमियम की परत चढ़ी हुई होती है। तो विद्युत लेपन के बहुत सारे उपयोग है, अर्थात सस्ती धातु से बनी हुई चीजों को विद्युत लेपन के द्वारा चांदी सोने की परत चढ़ा करके महंगे दामों में बेचा जाता है। आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा, आप इसके नोट्स बनाओ। ये विद्युत धारा का जो रासायनिक चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया।